वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और ये मेरा उसका 4th वीडियो है। और आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स एंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक इसके पहले वाले वीडियो में हमने लर्न किया था एटम के बारे में। तो एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ ऑल मैटर्स, यानी जितने भी मैटर हैं वो सारे किन से बने हुए हैं? एटम से बने हुए हैं। फिर हमने वही लर्न किया था कि जो एटम है वो हाईली रिएक्टिव है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्शंस करता है, इसलिए वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी वो अकेला नहीं रह सकता है, कुछ एलिमेंट्स को छोड़कर, जिनको हमने इनर्ट गैसेस कहा था। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है? हाउ डू एटम एग्जिस्ट? यदि अकेला नहीं रह सकता तो कैसे रहता है, क्या बना के रहता है? तो एटम जो है वो दो स्पीसीज में चेंज हो सकता है, दो तरीके से वो स्टेबल हो सकता है। फर्स्ट है एटम मॉलिक्यूल में चेंज हो जाए या एटम आयंस में चेंज हो जाए। तो हम चलते हैं हाउ डू एटम एग्जिस्ट से चलेंगे और फिर मॉलिक्यूल पे आ जाएंगे। तो हाउ डू एटम एग्जिस्ट? एटम रहते कैसे हैं? तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? वी नो दैट एलिमेंट्स आर केमिकली रिएक्टिव। एलिमेंट्स का मीनिंग एटम से है। एलिमेंट्स आर केमिकली रिएक्टिव एक्सेप्ट, कौन ऐसे हैं जो रिएक्टिव नहीं है? फ्यू एलिमेंट्स लाइक इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियॉन, इसका नाम है हीलियम, ये हीलियम है, ये नियॉन है, ये आर्गन है, ये क्रिप्टॉन है, ये जीनॉन है और ये रेडॉन है। ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो अकेले रह सकते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस। इनको छोड़कर बाकी जितने भी एटम्स हैं वो हाईली रिएक्टिव है और फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, आर केमिकली एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में नहीं रह सकते। कौन नहीं रह सकते? एलिमेंट्स नहीं रह सकते, या मैं कह दूं एटम नहीं रह सकते। अगला पॉइंट, एटम तो फिर वो करते क्या है? वो अपने आप को स्टेबल कैसे करते हैं? वो दो तरीके से कर सकते हैं। एटम यूजुअली एग्जिस्ट एज, एटम यूजुअली एग्जिस्ट एज दो तरीके हैं उसके पास अपने आप को स्टेबल करने के लिए। फर्स्ट क्या है? वो अपने आप को किस में चेंज कर ले? मॉलिक्यूल में चेंज कर ले, या अपने आप को किस में चेंज कर ले? आयंस में। कौन? एटम। एटम अपने आप को मॉलिक्यूल में चेंज कर ले या आयंस में चेंज कर ले तो एटम कैसा हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल का मतलब क्या हो जाएगा? लेस रिएक्टिव हो जाएगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा। तो अब क्या करेगा? तो मॉलिक्यूल या फिर आयन में चेंज हो। तो आज पहले हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो ये हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन हो जाए। केमिकली वर्ड आना जरूरी है, क्योंकि यदि आपने केमिकली नहीं लिखा, केवल कंबाइन लिख दिया तो आपने मिक्सचर्स बना दिया है। तो क्या है डेफिनेशन? व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल। क्या डेफिनेशन है? When two or more elements chemically combine and form a electrical neutral species. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल का मतलब है कि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई चार्ज नहीं आएगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल स्पीसीज कोल्ड मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल हमारे पास आगे आएंगे, वैसे H2O, H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, H2O के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, CH4 के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। तो ये सब क्या है? ये सब मॉलिक्यूल हैं। कैसे बने? एक या एक से ज्यादा एटम्स के आपस में केमिकली कंबाइन करने से बने। अगली चीज, जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाते हैं? मॉलिक्यूल में। अगली चीज, जब मॉलिक्यूल बनता है तो इनके बीच जो केमिकल बॉन्ड बनता है, जिनसे ये जुड़े रहते हैं, उस बॉन्ड को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे एग्जांपल लें हाइड्रोजन का, तो ये हाइड्रोजन ऐसे रहता है, ये H और H, इस लाइन को हम कहते हैं बॉन्ड, और इस बॉन्ड का नाम क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है।
और ये बॉन्ड क्या करता है, दोनों हाइड्रोजन को आपस में जोड़ के रखता है और ये मॉलिक्यूल बन जाता है। और ये कैसा हो गया, अब स्टेबल हो गया है। तो अगला पॉइंट क्या हमारे पास, द बॉन्ड बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के जो एलिमेंट्स हैं जिन उनके बीच जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड का नाम क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। थर्ड हम क्या पढ़ते हैं कि अब आते हैं मॉलिक्यूल की डेफिनेशंस पर। एटम में और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में यहां पर आपको एक डिफरेंस नजर आएगा। एटम क्या है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है मैटर का जो अकेला फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है मैटर का जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, अकेला नहीं रह सकता, जबकि मॉलिक्यूल अकेला रह सकता है। क्या है, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। ये अकेला रह सकता है, जबकि एटम जो है वो अकेला नहीं रह सकता। अब आते हैं अगला हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट हमें क्या मालूम होना चाहिए, मॉलिक्यूल क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब मॉलिक्यूल दो तरीके के हैं, कौन कौन से हैं, फर्स्ट को हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और सेकंड को हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। फर्स्ट पे आते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या है, यदि दो या दो से ज़्यादा जो एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं वो एक जैसे हैं तो जो बनेगा वो कहलाता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। यानी कौन आपस में केमिकली कंबाइन करें, सिमिलर एलिमेंट्स यदि आपस में केमिकल कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तो क्या है डेफिनेशन, व्हेन टू और मोर सिमिलर एटम केमिकली कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तो क्या चीज काम की है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में जो एटम आपस में कंबाइन करते हैं वो एक जैसे होंगे। जैसे हाइड्रोजन H2, यहाँ कौन कंबाइन हो रहे हैं, दो हाइड्रोजन। F2 में कौन कंबाइन हो रहे हैं, दो F। Cl2 में कौन कंबाइन हो रहे हैं, दो Cl। Br2 में दो Br। I2 में दो I। N2 में दो N। अब इनके बीच बॉन्ड जो है वो तीन बॉन्ड हैं। O2 में दो O, दो बॉन्ड है यहाँ पर। O3 में तीन ऑक्सीजन है, तीन ऑक्सीजन ऐसे हैं, एक डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह से P4 में क्या है, चार फॉस्फोरस हैं। S में S8 क्या है, सल्फर का मॉलिक्यूल है। इसमें कितने सल्फर आपस में जुड़े हुए हैं, 8। तो इन सब में क्या कॉमन है, इन सब में जो एटम आपस में केमिकली कंबाइन हुए हैं वो एक जैसे हैं। और यदि एक जैसे एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो जो मॉलिक्यूल बनता है उसे कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। क्या खत्म हुआ हमारे पास, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। इसी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में एक डेफिनेशन है, आगे चलते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में इसे हटा देता हूं, अब हम कंटिन्यूस चलते रहेंगे बच्चों, ये टाइम बचाने के लिए हम लोग लिख देते हैं। क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट तो हो गया हमारे पास। अब अगला आइटम आती है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटोमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। यानी वो उस मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी है। जैसे एग्जांपल लेता हूं H2 का, क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन में कितने एटम है, 2 एटम है। 2 एटम किसके हैं, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन के हैं। तो इसकी जो एटोमिसिटी है, इसकी जो एटोमिसिटी है वो कितनी है, 2 है, क्योंकि इसमें 2 एटम है। और जिसकी एटोमिसिटी 2 होती है उसे हम कहते हैं डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। तो
तो जिसमें 2 एटम है उसको डाई एटॉमिक, जिसमें 3 होंगे उसको ट्राई एटॉमिक, जिसमें 4 होंगे उसको टेट्रा एटॉमिक। तो मैं क्या काम करता हूं, सबकी एटोमिसिटी यहां मेंशन कर देता हूं। तो अभी मैंने किसकी लिखी है, हाइड्रोजन की लिखी है। तो अब बच्चों मैं जो बता रहा हूं वो आपको याद करना है, क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे एटम हैं जो डाई एटॉमिक बनाते हैं। तो H2 है, Cl2 है, Br2 है, I2 है, F2 है, O2 है, N2 है। ये सारे क्या है, ये सारे के सारे, इनमें से किसी भी मॉलिक्यूल को चेक कर लें उसमें 2 एटम है, यानी ये सारे मॉलिक्यूल कैसे हैं, डाई, इन सब की एटोमिसिटी कितनी है, 2 है, और ये सारे क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, O3 क्या है, O3 में कितने एटम है, 3 एटम है। तो ये क्या हुआ, इसकी एटोमिसिटी कितनी हुई, इसकी एटोमिसिटी हुई 3। क्यों हुई, क्योंकि इसमें क्या है, 3 एटम है, किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसकी एटोमिसिटी क्या हुई, 3। और जिसकी एटोमिसिटी 3 है उसे क्या कहेंगे, यहां डाई लगाया था तो यहां क्या लगा देंगे, ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक क्या है, ये मॉलिक्यूल है। अब इसी का अगला एक और एग्जांपल ध्यान रखना, ओजोन का। ओजोन में कितने एटम हैं, 3 एटम हैं ऑक्सीजन के। अब अगला लेते हैं हम पी का एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल लेते हैं पी का। पी जो है वो P4 में रहता है, तो इसमें इसकी एटोमिसिटी कितनी हुई, इसकी एटोमिसिटी हुई 4। क्यों है, क्योंकि 4 एटम है किसके, ऑफ पी के, फोस्फोरस के, और जिसकी एटोमिसिटी 4 होती है उसे कहते हैं टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। टेट्रा का मीनिंग है 4, ट्राई का मीनिंग है 3, टेट्रा का मीनिंग है 4, डाई का मीनिंग क्या था, 2। अब आते हैं लास्ट एग्जांपल, 4th नंबर S8। S8 की एटोमिसिटी कितनी है, एटोमिसिटी है इसकी 8। क्यों, क्योंकि इसमें 8 एटम है, किसके, 8 एटम ऑफ सल्फर के हैं, सल्फर के हैं यानी S के हैं, और जिसकी एटोमिसिटी 4 से ज्यादा हो उसे हम क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये क्या हो गया हमारे पास, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जो इनर्ट गैसेज है कौन कौन, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जीनोन है, रेडोन है, ये तो मॉलिक्यूल बनाते ही नहीं है, ये तो मॉलिक्यूल बनाते ही नहीं है, क्योंकि ये तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ये अकेले रह सकते हैं। तो इनके एटम को ही क्या मान लिया गया है, मॉलिक्यूल मान लिया है। जैसे नियोन, या एग्जांपल लेता हूं हीलियम का। हीलियम क्या है, एटम भी है, और हीलियम को हमने क्या मान लिया, मॉलिक्यूल भी मान लिया है। दोनों मान लेते हैं इसे, क्योंकि ये इस तरह से जैसे ये बना रहे वैसे रिएक्शंस नहीं करता है। तो हीलियम की एटोमिसिटी कितनी है, 1 है, और जिसकी एटोमिसिटी 1 होती है उसे कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और इसकी कितनी एटोमिसिटी है, 1 है, 1 एटोमिसिटी है। अब इसमें एक और अगला क्वेश्चन आ रहा है, जितने भी मेटल है, इसको हटा रहा हूं बच्चों, ऊपर वाले को मैं रिमूव कर रहा हूं यहां से। जितने भी मेटल है या दूसरे एलिमेंट है, जैसे सोडियम, यदि मैं किसी केमिकल रिएक्शन में सोडियम को लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, यदि मुझे कार्बन लिखता तो ऐसे लिखूंगा, मैग्नीशियम लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा। जो इस तरीके से लिखे जाते हैं सिंगल, उनकी भी एटोमिसिटी कितनी है, 1 है, इनकी भी एटोमिसिटी 1 है, और ये भी क्या कहलाएंगे, मोनो एटॉमिक। अब ये आगे इसके मैं मॉलिक्यूल नहीं लगा रहा, ये मोनो एटॉमिक है ये सारे। अब समझते हैं क्या है, जनरली किसी भी एलिमेंट को यदि किसी भी एलिमेंट को हम केमिकल रिएक्शंस में लिख रहे हैं तो हम उसका कौन सा फॉर्म लिखते हैं, उसी फॉर्म को हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। जैसे मुझे सोडियम की कहीं रिएक्शंस करानी होती तो मैं Na लिखता, मुझे मैग्नीशियम की रिएक्शंस करानी होती तो मैं
Mg लिखता। मुझे ऑक्सीजन की रिएक्शंस करानी होती तो मैं O नहीं लिखता, O2 लिखता, क्योंकि O अनस्टेबल है, O2 ही स्टेबल है। इन 9 को याद कर लेना। कहाँ गए वो 9? ये सारे, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ओजोन, सल्फर, S8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है। इन 10 को याद कर लेना। जब भी आपसे कहा जाए ऑक्सीजन तो आपको O नहीं लिखना है, O2 लिखना है। कहा जाए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस, तो आपको N2 लिखना है, N नहीं लिखना है, N तो एटम है। आपसे कहा जाए आयोडीन, आयोडीन तो आप I2 लिखेंगे, I नहीं लिखेंगे। यदि आपसे कहा जाए सोडियम तो हम क्या लिखेंगे? Na लिखेंगे। तो वापस वही आ गया, देखो Na क्या है? मोनो एटॉमिक है, और ये सारे क्या है? डाई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हैं। खत्म क्या हुआ बच्चों? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, उसकी डेफिनेशन, उसके सारे एग्जाम्पल और एटोमिसिटी भी हो गई है। अब हम कहाँ चलते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में चलते हैं। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कैसे बनता था? जब एक जैसे एटम आपस में कंबाइन होंगे, कंबाइन होते हैं। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कैसे बनेगा? जब अलग अलग एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं। तो क्या हम कहाँ चलें? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या है? इसकी डेफिनेशंस क्या है? व्हेन टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन टुगेदर, आपस में, दे फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनेगा। अब जैसे H2 प्लस O2, ध्यान रखना, या H2 और O2 लिखूंगा क्योंकि यही स्टेबल है, यही मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ क्या बन गया? H2O। तो इसमें कौन है? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। दोनों कैसे हैं? डिफरेंट है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड जैसे H2 और Cl2 है, क्या बना? HCl। ये भी क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। H2 प्लस N2 आपस में रिएक्शंस करके NH3 बनाते हैं, इसे कहते हैं अमोनिया। ये भी क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये वाटर है, इसे कहते हैं हाइड्रो क्लोराइड गैस। ये गैस है। इसी तरह से हम किन्हीं भी 2 की रिएक्शंस कराएं, दोनों अलग अलग होने चाहिए, दोनों जो है वो अलग अलग हो, तो जो बनेगा वो क्या होगा? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनेगा। समझ में आ गया होगा। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कब बनेगा? जब सेम एलिमेंट आपस में कंबाइन हो। और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कब बनेगा? जब डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो। ये तो हो गया हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। यानी एटम कैसे स्टेबल रह सकता है? मॉलिक्यूल के फॉर्म में। मॉलिक्यूल कितने तरह के हैं? 2 तरह के, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब आते हैं अगला, वो क्या है? इन मॉलिक्यूल का मास, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पढ़ लेते हैं अगला टॉपिक क्या है? मॉलिक्यूलर मास। सिंपल सा टॉपिक है। क्या है? हम यहां देखें, इसके फर्स्ट हम क्या पढ़ते हैं? क्या है ये? तो क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स वन मॉलिक्यूल इज heavier than 1/12th mass of an carbon 12 atom। क्या कहता है ये मॉलिक्यूलर मास की टिपिकल डेफिनेशन है। क्या कहता है? कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे मान लो हम ले लेते हैं वाटर,
ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, कार्बन के 1/12 मास से, मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ये 12 कैसे कंफ्यूज ना हो, ये कार्बन है जिसका मास 12 है, इस कार्बन का मास 12 है, तो इसका 1/12 पार्ट का मास कितना होगा, 1 होगा। कि कोई भी मॉलिक्यूल इससे कितना ज़्यादा भारी है वो उसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। जैसे H2O की बात करें, H2O का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 18 म्यू। इसका मतलब है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O is 18 times heavier than 1/12 mass of carbon 12 atom, then mass of 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, इतना लिख दे, एटम हटा देते हैं पीछे से, ये इसका मीनिंग है। इसका मतलब H2O जो है वो 18 टाइम्स ज्यादा भारी है, किससे, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन के मास से है। तो यहाँ ये भी हटा देते हैं। अब हम सिंपल डेफिनेशन समझ लेते हैं। यदि आपको टिपिकल लगती हो तो सिंपल डेफिनेशंस क्या है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, किसकी, मॉलिक्यूलर मास की। सिंपल हमारे पास है सेकंड, सम ऑफ, ये बहुत आसान है, सम ऑफ मास ऑफ all elements present in the molecule। उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उन सभी एटम के मास का सम कर दो, वो उसका क्या होगा, वो होगा उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग वाटर, इसके लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, एटॉमिक मास का थोड़ा सा नॉलेज आपके पास हो। मैं एग्जांपल ले रहा हूं वाटर का, इसका मास कैसे निकालेंगे, तो हाइड्रोजन का मास होता है 1 म्यू, ऑक्सीजन का होता है 16 म्यू। अब इसका मास कैसे निकालूंगा, यहाँ लिखूंगा हाइड्रोजन, इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2, हर एक हाइड्रोजन का मास कितना है, 1, तो टोटल कितना हुआ, 2 म्यू। H2O में O कितने हैं, 1, हर एक O का मास कितना है, 16 म्यू। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 16 म्यू, दोनों को ऐड कर दो, 18 म्यू। 18 म्यू क्या हो गया है, H2O का मास हो गया है, मोलर मास। ऐसे यदि मैं CO2 का निकालना चाहूँ मोलर मास, तो सबसे पहले क्या लिखूँ, C कितने हैं, 1, और एक C का मास कितना है, मास की बात हो रही है 12, तो यहाँ क्या हो गया, 12 म्यू। O कितने हैं इसमें, 2, हर एक O का मास कितना है, 16, तो कितना हो गया, 32 म्यू, दोनों को ऐड करो, 44 म्यू। यदि मैं एक और, अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से मास कैसे निकालेंगे, तो मैं कुछ मास, मोलर मास का कैलकुलेशंस कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे मुझे H2SO4 का क्या निकालना होता, मोलर मास, तो मैं कैसे निकालता, H कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्यों लिखा, क्योंकि ये हाइड्रोजन के मास हैं, हाइड्रोजन का मास 1, S का मास 32, एक O का मास 16 म्यू है, सबके पीछे म्यू लगा दो, ये इनके एटॉमिक मास है, एक एटम का मास है ये, तो इसमें H कितने हैं, 2, और एक हाइड्रोजन का मास 1, तो ये हुआ 2 म्यू। S कितने हैं इसमें, 1, एक S का मास कितना है, 32, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 32 म्यू। O कितने हैं इसमें, 4, एक O का मास कितना है, 16, तो कितने हो जाएंगे, 64 म्यू। सबको ऐड करो तो आंसर्स क्या आएगा, 98 म्यू। ये मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, इनका मॉलिक्यूलर मास है। ये मॉलिक्यूलर मास निकालने का ये सबसे आसान तरीका है कि उस मॉलिक्यूल में जो जो एटम हैं, जितने जितने हैं, उन सभी का मास का एडिशन कर दो, उन सब का सम कर दो, जो आंसर्स आएगा वो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। फिर एक और, दी H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98 म्यू है। इसका मतलब है कि H2SO4 का वन मॉलिक्यूल कार्बन के 1/12 पार्ट किसका, कार्बन 12 का,
इससे कितना ज़्यादा हेवियर है, 98 टाइम्स ज़्यादा हेवियर है। किसका? मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन। ये हटा दो, ये कंफ्यूज करेगा आपको। तो कार्बन का 1/12 पार्ट ले लो और उसका जो मास है उससे 98 टाइम्स ज़्यादा कौन है? H2SO4 का एक एटम है। तो ये हमारे पास क्या खत्म हो गए बच्चों? मॉलिक्यूलर मास। और आज हमने क्या क्या पढ़ लिया है? मॉलिक्यूल्स में टाइप्स, दोनों मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, साथ में क्या पढ़ लिया है? मॉलिक्यूलर मास। उम्मीद करता हूं बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पे 3 काम करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक शेयर करें। थैंक यू बच्चों।